अगर कोई अपने मन से कुछ सीखता है तो वह उसे कभी नहीं भूलता। अगर दबाव में सीखता है तो वह उसे कभी याद नहीं रख पाता। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 कक्षा 11वीं का पाठ विदाई संभाषण पढ़ेंगे। एक पाठ में हमने आधा पाठ पढ़ लिया था। आज दूसरे भाग में हम पाठ को पूरा करेंगे। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त जी की शिव शंभू के चिट्ठे, जो एक उनकी प्रसिद्ध रचना है, उसका एक अंश है। पाठ पढ़ने से पहले हम बात करते हैं गद्यांश की, कि आपके एग्ज़ाम में, कक्षा 11वीं के एग्ज़ाम में 6 नंबर का गद्यांश आता है। गद्यांश यानी कि पाठ से कुछ पंक्तियाँ दी गई होती है और बताना होता है उसमें कि यह कौन से पाठ से है, इसके लेखक कौन है, इसमें क्या बताया गया है। फिर जो पंक्तियाँ दी गई होती है उनको सरल करके लिखना होता है। फिर उसकी खास बातें बतानी होती है विशेष के रूप में, कि कौन सी भाषा है, कौन से शब्दों का प्रयोग लेखक ने इसमें किया है। सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं प्रसंग। तो समझते हैं किस प्रकार आपको प्रसंग लिखना होता है। यह गद्यावतरण या यह गद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित विदाई संभाषण नामक पाठ से अवतरित है। यह प्रसिद्ध निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित है। इसमें लेखक ने लॉर्ड कर्जन के दूसरी बार भारत आने और उसकी वापसी पर व्यंग्य किया है। इसमें तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के भारत से विदा होने का चित्रण किया है। व्याख्या हम साथ में कर रहे हैं पाठ के, और विशेष में भारतवासी लॉर्ड कर्जन के दूसरी बार भारत वायसराय बनकर आने से बहुत दुखी थे। भाषा मुहावरेदार तथा शैली व्यंग्यात्मक है। व्यंग्य का पुट विद्यमान है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का लेखक ने पाठ में प्रयोग किया है। पहले पाठ में हमने पढ़ा था कि लॉर्ड कर्जन भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के वायसरॉय बनकर आए। उन्होंने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें मजबूत करने और उनका वर्चस्व स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया। भारत के लोगों पर भी उन्होंने अनेक दमनकारी नीतियां बनाकर अधिकार जमा लिया था। एक बार वे काउंसिल में अपनी मनपसंद का अंग्रेज फौजी अफसर रखना चाहते थे, परंतु अंग्रेजी साम्राज्य ने मना कर दिया। उन्होंने दबाव बनाने के लिए इस्तीफा देने की बात कही। उन्होंने सोचा कि उनके रुतबे को देखते हुए अंग्रेजी सरकार उसकी बात मान लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो अंग्रेजी साम्राज्य था, उन्होंने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। आगे हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़े रहना उससे भी अधिक दुखी करता है। लेखक व्यंग्य करते हुए लॉर्ड कर्जन को संबोधित कर रहे हैं कि जिस प्रकार ऊंचे चढ़कर नीचे गिरने से मतलब है कि वायसराय का पद इतना बड़ा था, इतना भारत के अंदर मान सम्मान था, इंग्लैंड में इतना आपका मान सम्मान था, और नीचे गिरने का मतलब आपको पद से इस्तीफा देना पड़ा और आपके पद का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, कि भारतीयों को बड़ा दुख होता है। और गिरकर पड़े रहना कि इस्तीफा मंजूर कर दिया, पद से हटा दिया, फिर भी यहाँ आप रह रहे हो। क्यों रह रहे थे? कि 1 महीने में जब तक दूसरा वायसराय भारत का बनकर नहीं आता, तब तक कार्यभार है लॉर्ड कर्जन को संभाले रखना है। कि ये तो और ही दुखित करने वाली बात है, इससे तो और ही अधिक कष्ट हो रहा है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। कि आपका पद छूट गया, आप वायसराय पद से हट गए, लेकिन आपका पीछा नहीं छूटा, यानी कि आप अब तक यहाँ रह रहे हो और काम कर रहे हो। कितने दुख की बात है। अब उदाहरण के साथ लेखक समझा रहे हैं कि एक अदना कलरक, अदना यानी कि मामूली सी छोटा कलरक, जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया और नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। कि जैसे ही कोई छोटे से कलरक को नौकरी से निकाल दिया जाता है,
उसको कहा जाता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये नौकरी छोड़ के जाना है, तो वो जो 1 महीने का समय है वो किस प्रकार वो बेचारा निकालता है, बड़ी घृणा से निकालता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ पसंद है? आप भी अब पद से हटा दिए गए और मजबूरी से यहाँ रह रहे हो, आपको भी कहाँ पसंद है? यह बात आप जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है कि आप कितने मजबूर हो गए हो, कितनी नफरत हो रही होगी आपको यहाँ रहने में। इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को तो अवसर नहीं मिला। अब लेखक कहते हैं कि आपको कितनी घृणा आ रही है, आप कितने लाचार हो, कितने मजबूर हो। भारतवासी आपको इतनी अच्छी तरह से तो देख नहीं सकते थे, मिल नहीं सकते, तो जान नहीं पाए आपके चेहरे के हाव भाव। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। अब लेखक कहते हैं पतन हो गया लॉर्ड कर्जन का, ना तो इंग्लैंड के रहे ना भारत के, और फिर भी उलझन में पड़े यहाँ पर। ऐसा किसी के साथ आज तक भारतीयों ने नहीं देखा। माय लॉर्ड, अब लेखक कह रहे हैं कि हे हमारे स्वामी, हे मालिक, संबोधित करते हुए एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। अब उनके जो कार्य प्रणाली थी, उनके किए हुए कामों का वर्णन यहाँ लेखक बता रहे हैं। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? कि आप यहाँ आए थे शासक बनकर। शासक का क्या फर्ज होता है? प्रगति करने का। और आपने क्या कर दिया? एक बार विचारिए, देखिए, सोचिए। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है। शासक का, राजा का क्या कर्तव्य होता है जनता के प्रति, प्रजा के प्रति? यह बात आप निश्चित मानते होंगे। आपको पता होगा जब आप शासक बने कि आपको प्रजा के लिए क्या करना है। सो कृपा करके बताइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले कि आपने एक शासक होने का कर्तव्य का पालन किया? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? आंख बंद करके यानी कि किसी की न मानना, गलत हो रहा है उसको होने देना, अपना मनमानी करना कि अपने आप की चलाना, कि अंग्रेजी शासन के हित की भलाई के लिए कर रहे थे। प्रजा को चाहे कितनी भी तकलीफ हो रही थी भारतीयों को, क्या यह एक अच्छे शासक का काम है? क्या इसे शासन कहते हैं? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना, कान न देना यानी कि प्रजा की कभी न सुनना और उसको दबाकर कि प्रजा को कुछ बोलने का अवसर ही ना दे, उसकी मर्जी के विरुद्ध कि प्रजा तड़फे और वह कहे कि ये न होने दे और उसके खिलाफ सारे काम करना, क्या यह शासन कहलाता है? प्रश्नात्मक शैली का सुंदर प्रयोग लेखक ने किया है और यह सवाल उनसे पूछ रहे हैं लॉर्ड कर्जन से कि आपने जनता की एक नहीं सुनी और अपनी जिद के लिए गलत नीतियां अपनाकर भारत का अपमान किया और भारत पर अत्याचार किया। क्या यह शासन होता है? प्रजा को सताना क्या शासन होता है? एक काम तो ऐसा बताइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की ओर ध्यान दिया। एक भी भलाई का अगर कोई काम आपने किया है तो वह भी बता दीजिए। केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं। केसर और जार तानाशाही शासकों के लिए नाम है। ये नीचे दे भी रखे हैं। केसर रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता था, और जार किसके लिए प्रयोग होता था? यह भी जूलियस सीजर का शब्द है। यह रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयोग होता था कि कितने भी तानाशाह क्यों ना हो, घेरने घोटने से कि उनको मनवाने से, उनके साथ वो कोई अगर विनती करने से वो भी बात मान लेते थे प्रजा की। आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट भटकने दिया कि आपसे अगर वो कुछ अनुरोध करना चाहते थे, कुछ आपसे मांगना चाहते थे, तो आपने जनता को करीब, आप जनता के गए ही नहीं और उनकी बात सुनी हो, कि उनकी एक बात भी आपने मानी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाके तलवार, अब इसमें लेखक ने नादिर शाह का जिक्र किया है
नादिर शाह कौन थे? ईरान का शासक नादिर शाह। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि जो नादिर शाह है वो यहाँ मुग़ल जब शासन था तो वहाँ दिल्ली में आकर उसने जंग की थी, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी उसके अंदर भी, और जो भारत के अंदर न जाने कितने ही हीरे मोती रतन वो यहाँ से ले गया था, कोहिनूर हीरा वो यहाँ से लेकर के गया था। जब दिल्ली के अंदर किसी ने ये सुना कि नादिर शाह की मौत हो गई तो जनता भड़क गई और उन्होंने नादिर शाह के जो सिपाही थे उस पर आक्रमण शुरू कर दिया, और इससे गुस्सा होकर नादिर शाह ने आम लोग जितने भी दिल्ली के लोग थे उनको मारने का ऐलान कर दिया। कत्लेआम के नाम से प्रसिद्ध है यह घटना। उसने दिल्ली के अंदर बूढ़े जवान बच्चे सबको मारने का आदेश दे दिया। न जाने कितने लोगों की वहाँ मौत हुई। इस पर जो आसिफ फजा थे उन्होंने क्या किया था कि गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया था, कि उसने प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया। तब क्या है कि नादिर शाह जैसा क्रूर शासक भी उसने भी बात मान ली थी। उसने भी जो दिल्ली के अंदर जो कत्लेआम कर रहा था उसने वो करना रोक दिया था। आपने तो वो भी नहीं किया। देख लेते हैं आगे लेखक क्या बताते हैं। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया, कि हाफिज जा ने जैसे ही उनके आमने सामने घुटने टेके तो नादिर शाह ने कत्लेआम रुका दिया था, और भारतीय जनता जो 8 करोड़ जनता थी आपके सामने गिड़गिड़ाए। विच्छेद यानी कि बंगाल का बंटवारा किया था, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, जो जातिवाद के नाम पर अपनी अंग्रेजी शासन के हित के लिए, अंग्रेजी साम्राज्य की भलाई के लिए उन्होंने भारत के बंगाल को 2 टुकड़ों में कर दिया। जनता गिड़गिड़ाई कि ऐसा मत करो, तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। इससे अच्छा तो नादिर शाह था, कितना क्रूर था, उसने भी बात मान ली थी। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं था, कि आपका शासन काल तो समाप्त हो गया था। तो फिर आपने बंगाल का विभाजन क्यों किया? भारतीय जनता को क्यों नाराज किया? नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है कि नादिर शाह जो क्रूर शासक था उससे भी बड़ी आपकी जिद। क्या समझते हैं कि आप जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता, कि जो आपकी गलत नीतियां होती है इससे जनता दुखी नहीं होती? आप विचारिए, तो एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ नहीं जाती? कि आपकी एक ही बात नहीं मानी गई और आप पद से इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और आप इस देश को छोड़कर जा रहे हो। अरे आपने तो एक बात भी नहीं मानी उस जनता की। वो जनता कहाँ जाए, कहने का मतलब है। उसको इतना दुखी किया, आपको बिल्कुल थोड़ा सा दुखी होने पर भी आपने पद से इस्तीफा दे दिया, और इस जनता को तो आप कितना पीड़ित कर रहे हो, वो कहाँ जाए। अब आगे लेखक भारतीय जनता के बारे में, भारतीय लोगों के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया, कि जनता में देख लिया कि जो गलत करते हैं उनके साथ क्या होता है। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा नहीं दी। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए, कि आपने भारतीय जनता को पीड़ा दी और इसका फल आपको मिला, आपको भी पीड़ा भोगनी पड़ी। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है, भारतीय जनता ऐसी जनता, ऐसे लोग हैं भारत के जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है, कि दुख और कष्ट झेल लेती हैं लेकिन परिणाम इसका गलत न निकले, इसका विचार, इसका ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है,
वो प्रजा कोई बात गलत नहीं करेगी। उनको पता है कि इस संसार में सब चीज़ों का अंत हो जाता है एक दिन, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा, कि जो दुख की घड़ी है वह एक दिन बीत जाती है। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती रही, कि इसी कारण वो जानती है कि गलत करने के साथ गलत होता है। इसलिए भारतीय जनता दुख को झेलकर अपनी गुलामी को सहकर जीती रही। माय लॉर्ड, अब लेखक बता रहे हैं व्यंग्यात्मक शैली से कि हे मालिक, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा, जो उपकार को मानने वाले लोग हैं, ऐसी भारतीय जनता आपने कुछ नहीं समझी। इन लोगों के बारे में आपने कुछ भी नहीं जाना, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है कि अगर भारतीय जनता के लिए आप कुछ भी कर देते तो वो बड़ा आपका उपकार मानती। आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। आप उनका जो श्रद्धा, प्रेम, उनकी जो भक्ति थी वो अपने साथ नहीं ले जा पाए। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। इस देश के शिक्षितों को, यानी कि जो पढ़े लिखे और जानकार व्यक्ति थे, वो तो बिल्कुल लॉर्ड कर्जन से दुखी थे। वो नहीं चाहते थे कि लॉर्ड कर्जन एक मिनट भी यहाँ रहे, क्योंकि उनको पता था कि वो भारत का नाश कर रहा है, भारतीय जो संपत्ति है उसका नाश कर रहा है, सांप्रदायिक दंगे भड़का रहा है, गलत गलत नीतियाँ अपना रहा है जिससे भारत का नुकसान है। लेकिन जो अनपढ़ गूंगी, यानी कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि वो हमारे भारत के अंदर क्या कर रहे हैं, हमारे गौरव, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो वो तो कभी कभी ये कह देते होंगे, जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि लॉर्ड कर्जन ने ये किया वो किया, क्योंकि वो नहीं जानते, वो सोचते हैं कि कुछ कर दिया होगा। लेकिन जो पढ़े लिखे और जागरूक हैं, जो समझदार हैं, उनको सब पता है कि आप अंग्रेजी शासन का हित कर रहे हैं, भारतीय जनता के लिए एक काम नहीं कर रहे हैं। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार, अब आगे उदाहरण के साथ लेखक बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता वह जनता है जिसका सुल्तान नाम का जो राजकुमार है उसका गीत गाया जाता है। किस कारण? देखें कि एक बार अपनी विपद होती है मुश्किल के कई साल सुल्तान ने नवरगढ़ नाम के स्थान में काटे थे। सुल्तान नाम का एक राजकुमार था, उसमें कोई विपदा आ गई थी, इस कारण वो नवरगढ़ नामक स्थान में रहा था। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। कई काम किए थे, नौकरों के, चौकीदारी के, ऊंचे पद पर भी वह लगा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, जब उसकी जो विपदा समाप्त हो गई, वह नगर से बाहर जा रहा था। नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया, जिस तरीके से, जिस ढंग से उसने उसका अभिवादन किया, वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नवरगढ़ मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं, तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। कि वो वहाँ रहा था और उसने छोटा बड़ा सब काम किया था, काम करके ही वो वहाँ अपना गुजारा उसने किया था। फिर भी वो उसने एहसान माना था नवरगढ़ वासियों को। वह उसने जाते वक्त ये बातें कही कि अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है तो मुझे माफ़ कर देना, माफ़ी मांग ली। और कि नवरगढ़ हमेशा तरक्की करता रहे, वह कामना करता है। लोगों के बारे में वहाँ रहकर उसने दुख भी सहन किए, फिर भी उसने एहसान माना कि मैंने यहाँ मैं रहा था, यहाँ मेरी मदद हुई थी।
माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? कि वह अपना काम करके गुजारा राजकुमार कर रहा था, फिर भी उसने एहसान माना और नवरगढ़ की जनता के लिए कुछ ना कुछ आंखों में आंसू भरकर उसने भला सोचा, भला कहा। आप यहाँ से जा रहे हैं तो कुछ संभाषण की अच्छा कहकर जाएंगे क्या? अभागे भारत, आप ऐसा कह सकते हैं कि अभागे भारत यहाँ लेखक ने कहा है क्योंकि गुलाम था, यहाँ से लूट लूट कर अंग्रेज ले जा रहे थे, कि मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव थी। कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हे भारत, तेरे कारण मैंने शानो शौकत देखी, इस जीवन में असंभव है, तुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरा बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं छोड़ी। अब लेखक व्यंग्य कर रही हैं कि ऐसा भी कह दो कि मैंने भारत का बड़ा नुकसान किया, लेकिन मेरा किसी ने नुकसान नहीं किया। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी तेरी भलाई की, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी तेरी भलाई की इच्छा मेरे मन में नहीं थी। कि मेरे हाथ में पावर थी, वायसराय थे, तब कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मैंने एक भी अच्छा काम नहीं किया, ये कह सकते हो आप हमारे लिए। अब कुछ शक्ति नहीं तो मैं आपके लिए कर नहीं सकता, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ कर सके। कि आप कुछ ऐसा कह दो कि अब जब मेरे पास पावर थी तो मैंने भारत की भलाई का एक काम भी नहीं किया, ना ही मैंने कुछ सोचा। अब मैं शक्ति नहीं, मतलब अब मेरे पास कुछ पावर नहीं है, मैं वायसराय के पद से हट गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं कामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि जो भारत का प्राचीन गौरव और यश है उसको प्राप्त कर ले, मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। कि दूसरा कोई वायसराय बनकर आए तो भारतीयों का गौरव मान यश समझे, वो कुछ इसके लिए करे। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है। कि आप कुछ अच्छा भाषण देकर जाएं भारतीय जनता के लिए, ऐसा कुछ कहकर जाएं, तो भी जो आपने गलत नीतियां अपनाई थी, जो अत्याचार किए थे, वो भारतीय जनता भूलने को तैयार है। पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ, कितनी उदारता होती है, महानता, कितनी महानता भी नहीं है कि वो भला मन में सोच सकें और जाते हुए कुछ झूठ भी ऐसा आशीर्वाद कह सकें। आशा है कि आपको अच्छे से पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।